नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। क्या 2047 में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा या फिर ये बातें कोरी बकवास हैं? अगर 2047 के प्लान में दम है तो फिर भारत में इस प्लान को लेकर ऐसा क्या किया जा रहा है? क्या इस प्लान को लेकर कोई साक्ष्य यानी कि सबूत भी है? भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी कैसे हो रही है? अगर हो रही है तो क्या क्या हो रहा है? क्या बात सिर्फ पीएफआई, गजवाए हिंद और तहरीके लब्बैक तक सीमित है या कोई ऐसा प्लान है जिसकी कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगेगी और 2047 तक सब कुछ बदल जाएगा? इसके साथ एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2047 ही क्यों? 2040, 2042, 2043 का साल मुस्लिम राष्ट्र के लिए क्यों नहीं तय किया गया? आज राष्ट्र धर्म में हम प्लान 2047 पर आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप परेशान हो सकते हैं अगर आप राष्ट्रवादी हैं। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी हैं और साथ ही हमारे साथ मोहम्मद फरहान हैं, प्रवक्ता AIMIM के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। अश्विनी जी, लेकिन शुरुआत आपसे करता हूं कि क्या ये बातें सिर्फ अफवाह हैं? क्या इन बातों में कोई दम है भी कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? अगर बनेगा तो कैसे? देखिए, जो पीएफआई का डॉक्यूमेंट आया है जी, उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि हम 1947 में एक बार डिवीजन हुआ है, 2047 में हमें इसको इस्लामिक हुकूमत कायम करनी है। आप जरा याद करिए कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 में यह कहा गया था, हम पाक लोग हैं, हम नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, काफिरों के साथ नहीं रहेंगे, हम इनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। हम पाक हैं, ये नापाक है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहने का तरीका अलग है। इसलिए ये जो हिंदू है, खासतौर पे चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई, इतना मारकाट शुरू हुआ, चारों तरफ से इतना खून खराबा शुरू हुआ, हत्या बलात्कार शुरू हुआ कि गांधी जी को भी झुकना पड़ा और गांधी जी ने बोला ठीक है भाई, डिवीजन कर लो, डिवाइड कर लो। हो गया डिवीजन। डिवीजन के बाद यहाँ पे जो लोग थे वो अपनी इच्छा से रुके थे, लेकिन उसी में से दोबारा फिर से एक नई शक्तियां निकलना शुरू हुई। पहले उसीमी के रूप में, तबलीगी जमात के रूप में, पीएफआई के रूप में, उन्होंने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया। कुछ ऐसी कड़वी बातें हैं जो लगातार टीचिंग्स में दी जाती हैं। जैसे उसमें एक टीचिंग ये है कि हमारा जो रूलर होना चाहिए, हमारा शासक होना चाहिए, वो काफिर नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाया जाता है, फ्राइडे को सिखाया जाता है, पर्टिकुलर स्कूलों में बताया जाता है कि हमारा जो रूलर होता है वो रूलर भी इस्लाम को मानने वाला होना चाहिए। अगर हमारा रूलर, हमारा शासक इस्लाम को मानने वाला नहीं है तो उसको समझाइए, जिस भी तरीके से उसको कन्वर्ट करिए। अगर वो नहीं कन्वर्ट होता है, साम दाम दंड भेद उपयोग करिए, जो भी करिए। और ऐसे अखंड असंख्य वीडियो फैल भी रहे हैं जहां पे ये कहा जाता है कि हर मुसलमान को कम से कम 5 लोगों को कन्वर्ट करना चाहिए, हर मुसलमान को 5-5 आदमी कन्वर्ट करेगा तो उसको ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे, जो भी। तो ये जो सोच है, ये सोच आज की नहीं है, ये सोच है तो बहुत पुरानी। मतलब एक सोच ये है सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी। एक सोच ये है। दूसरी सोच क्या है? एको हम द्वितीयो नास्ति। जो मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से मैं चलता हूं, जो जैसे मैं पहनता हूं, जैसे मैं खाता हूं, जैसे मैं रहता हूं, उसी तरीके से आपको रहना होगा। आप अगर नहीं रहोगे तो हम आपको जीने नहीं देंगे। इस दो सोच की लड़ाई बहुत पहले से रही, आज से नहीं है, बहुत पहले से रही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सोच लेने से भारत 2047 में इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा? क्या अश्विनी उपाध्याय के कह देने से कि नहीं इस पर काम हो रहा है, इसके लिए लोग लगे हुए हैं, लोग मान लेंगे? कुछ तो ऐसी बातें होंगी अश्विनी जी जिसके आधार पर आप भी कह रहे हैं ये तमाम चीजें जो हैं अगर चरितार्थ हो सकती हैं, जमीन पर ये चीजें हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसके लिए काम क्या हो रहा है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, उसका ब्लूप्रिंट तो पहला ब्लूप्रिंट यह है आपकी घुसपैठ। रोहिंग्या बंगाल के बॉर्डर पे घुसते हैं
हरियाणा में निकलते हैं, जम्मू में निकलते हैं, राजस्थान में निकलते हैं, पंजाब में निकलते हैं, गुजरात में निकलते हैं, और गुजरात के भी कच्छ में निकलते हैं। सोचिए जरा, एंट्री करते हैं बंगाल के बॉर्डर पे एकदम ईस्ट में, निकलते बिल्कुल वेस्ट में है, कच्छ में जाके बस जाते हैं। तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए इस देश में लगभग 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। 5 करोड़। ये मैं 5 करोड़ का आंकड़ा इसलिए कर रहा हूं, मेरी PIL है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, केंद्र और सारे राज्यों को नोटिस हुआ है, जिसमें मैंने 2017 में आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो कम थे, बांग्लादेशी लगभग 4.5 करोड़ के आसपास थे। और इवन मंत्री ने भी माना था पार्लियामेंट में कि हाँ 2 करोड़ आ चुके हैं। मंत्री का आंकड़ा 2 करोड़ का था, मेरा आंकड़ा उस समय 2017 में 4.5 करोड़ का था। तो रोहिंग्या बांग्लादेशी टोटल मिला के 5 करोड़ यहाँ पे है, और तेजी के साथ जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। आप दूर मत जाइए, दिल्ली के मदनपुर खादर के एरिया में, रंगपुरी पहाड़ी के एरिया में, नरेला वाले एरिया में, बवाना के एरिया में, या जो ये कश्मीरी गेट पे जो जमुना जी का खादर है, उस खादर के एक बार अपने कैमरामैन भेजिए, आपको पता चलेगा एक एक झुग्गी में 12-12 लोग रहते हैं। एक माता पिता और 10 बच्चे, एक माता पिता और 12 बच्चे, एक माता पिता 14 बच्चे। आपके यहाँ पे शाहीन बाग का जो जमुना जी का एरिया, उखला वाला जो बॉर्डर का एरिया, वहां पे जमुना जी किनारे देखिए, वहां पे जो झुग्गियां बसी हुई हैं, एक एक झुग्गी में 15-15, 20-20 लोग रह रहे हैं। तो ये एक पहला तरीका ये है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से उसकी पावर होती है। अगर आप हम दो हमारे दो फॉलो करते हैं, यानी आपके परिवार में 4 आदमी हैं, तो अगर किसी को वोट चाहिए, वो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, विधायक का या पार्षद का, प्रधान का, वो आपके यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ 4 वोट है। वो ऐसे आदमी के यहाँ जाएगा जिसके यहाँ 20 वोट है या 25 वोट है। अगर मान लीजिए किसी के 15 बच्चे हैं, माँ बाप मिला के 17 आदमी हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसके यहाँ जाएगा। आपके कहने का मतलब अश्विनी जी है कि जनसंख्या जिहाद है ये, राइट? बिल्कुल जनसंख्या जिहाद है। इसके अब अलावा मेरा सवाल ये है अश्विनी जी कि ये जनसंख्या जिहाद अगर है भी, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए जनसंख्या जिहाद है, फरहान भाई मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। अगर ये मान भी ले कि जनसंख्या जिहाद है, तो अभी मुसलमानों की संख्या कितनी है, और 2047 में मुसलमानों की संख्या क्या इतनी हो जाएगी कि इस देश में मुसलमानों का राज चलेगा? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनका प्रधानमंत्री, उनका राष्ट्रपति भी मुसलमान होना चाहिए, यानी कि अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए, यह कैसे संभव है? देखिए, 1805 में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। अफगानिस्तानियों ने कभी सोचा नहीं होगा, और अफगानिस्तान तो पता है आपको, दुर्योधन का ननिहाल, जहां से रानी गांधारी आई थी। आज की डेट में उस गंधार में जो अफगानिस्तान बन गया, एक भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध बचा क्या? नहीं बचा। अंतिम खेप कुछ लोग बचे हुए थे सिख, वो भी बेचारे भाग आए, तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, राजा भरत का ननिहाल जहां से रानी कैकेयी आई थी, उस कैकेयी को पेशावर कहते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि ये जो कैकेयी है ये कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो गया, पूरा खत्म हो गया। तक्षशिला, जहां आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, किसी ने सोचा नहीं था कि तक्षशिला कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए रावलपिंडी हो गया। पर्शिया, जहां 95% पारसी थे, कभी पारसियों ने सोचा नहीं होगा कि पर्शिया हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पर्शिया में क्या हुआ? या तो कन्वर्ट हो गए, जो नहीं कन्वर्ट होना चाहते थे भाग आए, पर्शिया ईरान बन गया। अलग बात है कि बाद में ईरान वाले में फिर शिया सुन्नी आपस में लड़ गए, तो ईरान और इराक बन गया, अलग बात है। तो कुंभा काबुल बन गया, पर्शिया ईरान बन गया, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, गंधार कंधार यानी अफगानिस्तान बन गया। तो भैया ये बताइए, और भारत में अब आ जाइए, भारत में क्या सिचुएशन है? लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचा हुआ है, मेघालय में हिंदू केवल 11% बचा हुआ है। तो 9 राज्यों में भी हिंदू खत्म हो चुके हैं। 75 साल की डेवलपमेंट बता रहा हूँ, 75 साल में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे तो 200 जिलों में बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है। 9 राज्यों में जो हुआ तो हुआ, लेकिन उन राज्यों में जहां हिंदू बिल्कुल नहीं खत्म हुआ, वहां भी कैसे पलायन हो रहा है? असम के 9 जिलों में बिल्कुल पलायन हो गया, खत्म हो गए, वहां एकदम हिंदू कहीं पे 5%, कहीं 8%, कहीं 9%। ये तो हेमंत शर्मा आने के बाद थोड़ा पलायन रुका है, नहीं तो बहुत तेजी के साथ वहां पलायन हो रहा था। बंगाल के 14 जिले बिल्कुल हिंदू वहां से पलायन कर चुके हैं। बिहार के 6 जिले हिंदू एकदम पलायन कर रहे। झारखंड का जहां अभी फ्राइडे की जो छुट्टियां होती थी स्कूल की, आपने उसको देखा। झारखंड के 4 जिले बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है। यूपी के 18 जिले में बहुत तेजी के साथ लोग, कोई दिल्ली जा रहा था, कोई नोएडा आ रहा था, लोग पलायन कर रहे थे। लेकिन बाबा योगी जी के आए हैं तो थोड़ा वहां पलायन रुका है, नहीं तो वहां भी पलायन हो रहा था। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए,
तो राजस्थान का 6 जिला, महाराष्ट्र का 6 जिला, गुजरात का ये सारी 4 जिला। बातें हो गई अश्विनी जी, ये सारी बातें आपने मोटी मोटी बातें समझाई हैं और बहुत गहराई से भी आपने इन बातों को बताया है कि कैसे ये हो सकता है। लेकिन मैं अब जानूंगा आपसे सवाल करूंगा कि आखिर ये प्लान एग्जीक्यूट कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन से लोग लगे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मोहम्मद फरहान जी के पास चलते हैं। फरहान भाई, क्या अश्विनी उपाध्याय जो तर्क दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उससे आप सहमत हैं और आपको लगता है कि 2047 तक भारत इस्लामिक स्टेट हो जाएगा, यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति इस्लाम धर्म के मानने वाले होंगे, तभी जो इस्लामिक जिहाद फैलाने वाले लोग हैं या जनसंख्या जिहाद करने वाले लोग हैं उनका मन शांत होगा, तभी शांति आएगी? देखिए झा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कल्पना उसी तरीके से है जिस तरीके से मंगल और चांद पर घर बसाने की है। अभी जापान की कुछ एजेंसियां हैं और 2 यूनिवर्सिटियां मिलकर चांद पर क्या नाम है मेट्रो ट्रेन चला रही हैं। उस पर क्या नाम है कई चैनल्स पर इंटरनेशनल खबर में ये दिखाया गया। मैं एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, मगर आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आप पुराने पत्रकार हैं, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। एक चैनल ने तकरीबन लगभग 15 दिन एक खबर कंटिन्यू चलाई थी। 2012 की बात है, जब वो चैनल ने चला रहा था तो उसका एक ही कहना था कि 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। हम आज बैठे हुए हैं 2022 में, तो ये कल्पना उसी की तरीके से है। एक बहुत मोटी मोटी बात मैं बता दूं कि आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर 17 करोड़ मुसलमान हैं और हमारे बिरादरान वतन के जो हिंदू भाई हैं वो कितना है, 116 करोड़। अब आप बताइए कि क्या नाम है 2047 तक ये कितना हो जाएंगे और हम कितना हो जाएंगे। ठीक, बहुत मोटी चीजें हैं। ये केवल एक मिथ्या है कि कौवा कान ले गया तो उसी पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। मैं तो मुझे ये बात जब बताई गई कि ये चीज़ें के लिए डिबेट हो रही, मगर मैंने जब आपका नाम सुना कि विद्यानाथ झा जी ने बुलाया है तो मैं बस आपके केवल सम्मान में चला आया। हकीकत बता रहा हूँ, मैं इस डिबेट पर चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि ये एक मूर्खता पूर्वक डिबेट है। आप मुझे चाहे पागल डिक्लेयर कर दीजिए कि 2047 में क्या नाम है मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है, इस पर फरहान ने ऐसी बात कही, आप मुझे पागल कर देंगे, मैं मान लूंगा कि हाँ मैं पागल हूँ, मगर ये मूर्खता पूर्वक डिबेट है। इस मुद्दे पर बात मैं आपसे सिर्फ सम्मान में, क्योंकि आपको अश्विनी उपाध्याय जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस मुद्दे पर बात करना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए पीएफआई के जो डॉक्यूमेंट्स मिले या जिस तरह का एक माहौल देश में है कि 2047 तक देश में क्या होने वाला है, अब ये वो हवा है जिसके बारे में सब कानो कान खबर तो है लोगों को, लेकिन इसको लेकर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से कहीं पर कोई जानकारी है नहीं। इसीलिए मैंने फरहान भाई सोचा कि आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि अश्विनी उपाध्याय बैठेंगे, फरहान भाई बैठेंगे, दोनों को झगड़ा करवाना है और डिबेट करवाना है। नहीं, मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये है फरहान भाई कि अगर 2047 का प्लान है तो वो प्लान क्या है ये क्लियर होना चाहिए, देश को पता लगना चाहिए, फरहान को पता लगना चाहिए, विद्यानाथ झा को, अश्विनी उपाध्याय को, सबको पता होना चाहिए, देश के आखिरी व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि ये झूठ है या सच है। अब आप बोलिए, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय आपकी बातों का जवाब देंगे। देखिए, मैं विद्यानाथ झा जी एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरीके से अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि बॉर्डर पर रोहिंग्या जो हैं मुसलमान वो कूच करके अपने हिंदुस्तान के अंदर चले आए हैं और पीएफआई जो है उसका ये ब्लूप्रिंट है, ये है फला, उन्होंने कई संगठनों का नाम भी गिनाया, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे संगठनों का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बॉर्डर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसकी है? भारत की है, भारत के बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। और इसके अलावा जो पीएफआई ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, पीएफआई का दिल्ली में हेड ऑफिस है और क्या नाम है आईबी है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रॉ हैं, तमाम चीज़ें। क्या उन्हें इस बात का नहीं होगी कि क्या नाम है किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि आप जो रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं पीएफआई के ब्लूप्रिंट के बारे में,
सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और लेने के बाद देखना चाहिए इसमें क्या तथ्य है, उस तथ्य को समझने के बाद अपनी सरकार को ओपिनियन देनी चाहिए। ठीक, इस मुद्दे पर यह कह देना कि 2047 में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, ये केवल एक मिथ्या है। दूसरी चीज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हकीकत बात मैं आपको बताना चाहता हूं विद्यानाथ झा जी, आप यकीन करिए इस बात को, इस देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अश्वनी उपाध्याय जी करा सकते हैं, या जहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता सुन रहे हैं वो ये करा सकते हैं। आप केवल भारतवर्ष में मुसलमानों का वोट का अधिकार खत्म कर दीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 24 और 27 में चुनाव कैसे जीतती है ये आपको खुद पता चल जाएगा। बस मेरी बात कंप्लीट हो। ये तो नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती है और अश्वनी उपाध्याय भी नहीं कर सकते हैं, विद्यानाथ झा या देश का कोई नागरिक नहीं कर सकता जब तक संविधान है। तो क्योंकि संविधान से ये देश चल रहा है और चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई सारे सवाल अश्विनी उपाध्याय जी, फरहान भाई आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब जरा अश्विनी जी से ले लेते हैं। कई सारे सवाल फरहान भाई ने उठाए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि भाई कौवा कान ले जाएगा, कान ले जाएगा, और इस चक्कर में आदमी जो है अपने कमरे से घर से बाहर नहीं निकलेगा कि कौवा कान ले जाएगा। तो ये कौवा कान कैसे ले जाएगा? 2047 तक ऐसा क्या होने वाला है? कौन वो लोग हैं जो ऐसा जो प्लान 2047 का है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो एग्जीक्यूशन का तरीका क्या है? क्या अभी तक हिंदुस्तान में जो बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक आबादी हो जाएगी? मुसलमानों की संख्या 2047 तक कैसे इतनी हो जाएगी कि वो सरकार बना लेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका हो जाएगा? इन बातों का जवाब बहुत जरूरी है अश्विनी उपाध्याय। देखिए विद्यानाथ जी, पहली बात तो आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में अगर जब जब पलायन होने की घटना आई है, जब जब मकान बेचने की घटना आई है, तो किसकी आई है? चाहे वो कैराना हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे हरियाणा का नूह मेवात हो, चाहे वो बिहार का आपका बिहार के जिले हो, या अभी झारखंड में हुआ, या अभी चुनाव के दौरान बंगाल में हुआ है, या कश्मीर में हुआ। पूरे देश में जब जब आप मुझे एक घटना बताइए जहां किसी मुस्लिम ने पलायन किया हो। पलायन कौन करता है? जो आदमी शांति से रहना चाहता है, जो लड़ाई नहीं कर सकता, वो बात बात पे गंदगी नहीं फैला सकता, लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वो पलायन करता है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं पलायन कहां हुआ है। सुनिए, मैं सुन लीजिए, मैं सुन ले प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अश्वनी जी, दूसरी बात सुन लीजिए, अपने टाइम में भैया हम अपनी बात पूरी कर ले रहे हैं, फिर पलायन के बारे में पूछ रहे हैं, मुसलमानों का मैं अपनी बात पूरी कर ले रहा हूं, फिर बीच में नहीं सुन लीजिए, बीच में एक एक करके कमलेश जी, उसके बाद आपके पास आ जाता हूं। हाँ, भगवान राम के बारे में भद्दी भद्दी गालियां दी गई, किसी का गला काटा गया। भगवान कृष्ण को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, किसी का गला कटा। माता हमारी देवी का तो नग्न चित्र बना दिया गया, किसी का गला कटा। राम कृष्ण के बारे में क्या कहा गया, राम के बारे में क्या कहा गया, विष्णु जी के बारे में क्या कहा गया, ब्रह्मा जी को क्या क्या कितने अपशब्द कहे गए, किसी का गला काटा नहीं काटा गया। लेकिन एक लड़की ने कुछ कहा, अगले दिन सुबह माफी मांग लिया, उसके बाद कन्हैया तेली, उमेश कोहली, फिर बिहार, फिर भोपाल, फिर पूरे देश में कहीं सर्तन से जुदा हो रहा है, कहीं चाकू मारा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये दोनों दो सोच में डिफरेंस है। दूसरा, एक अच्छी तरीके से मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद आज की समस्या नहीं है विद्यानाथ जी। आप विष्णु पुराण उठा के पढ़िए, या विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं आपके सारे दर्शकों से कहूंगा, बीआर चोपड़ा साहब जिन्होंने महाभारत बनाया था, उस महाभारत के तुरंत बाद उन्होंने एक विष्णु पुराण धारावाहिक बनाया था। उस धारावाहिक को गूगल पे, यूट्यूब पे जरूर देखिए। उसको देखने के बाद पता चलेगा कि ये दो संस्कृतियों में, दो सोच में टकराव जब से पृथ्वी बनी है तब से है। कहते नहीं अंधेरा और उजाला ये साथ साथ चलते हैं, सत्य और असत्य साथ साथ चलते हैं, हिंसा अहिंसा साथ साथ चलती है। तो विषय हिंदू मुसलमान का नहीं है, विषय दो सोच का है। और दूसरी बात, 1947 में एक दिन पहले तक मनमोहन सिंह जी को नहीं पता था कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। राम जेठमलानी को 1 घंटे तक पहले नहीं पता चला था कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। आपके आडवाणी जी, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, मोहिंदर अमरनाथ और आपके इंद्र कुमार गुजराल, खुशवंत सिंह, ऐसे मैं उन नामों को ले रहा हूं जो प्रोमिनेंट नाम है, जिनको सब लोग जानते हैं। इन लोगों को आखिर क्या ऐसी मुसीबत आई कि 1 घंटे के अंदर अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, अपना दुकान, मकान, खेत, खलिहान, अश्विनी जी, इन बातों से ये कहां साबित हो रहा है कि 2047 में भारत इस्लामिक स्टेट हो जाएगा? 2047 इसलिए उन्होंने टारगेट लिया हुआ है क्योंकि जहां जहां पे आप जरा इसका पैटर्न देखिए,
जहां पे जिस देश में 5% मुस्लिम होते हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, शांति से रहते हैं, लॉ अबाइडिंग होते हैं, नियम कानून को मानते हैं। जैसे ये पॉपुलेशन 5% से 10% होती है, उसके बाद वो विशेष अधिकार मांगना शुरू करते हैं, हमको ये सरिया चाहिए, हमको यहाँ सरिया चाहिए, हमको जाना है। हाँ, उसके बाद जैसे 10% से 15% मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे 10% से 15% हो जाती है, उसका बिहेवियर और चेंज हो जाता है। वो कहता नहीं जी हम तो देश का कानून नहीं माने, हम तो शरिया को मानेंगे। और 15% से 20% होते ही सीधे मतलब विद्रोह पे उतारू हो जाते हैं। नहीं तो 2047 में कितनी जनसंख्या मुसलमानों की हो जाएगी कि आपको लग रहा है कि उससे देश में इस्लामिक स्टेट हो जाएगा ये देश, या फिर क्या ऐसा हो रहा है? बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब वक्त थोड़ा कम है। अश्विनी जी। विद्यानाथ जी, अगर समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून नहीं बना, तो 2047 तक मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ 25% हो जाएगी। 25% का मतलब सरकार बनती है 30 से 32% वोट पे। स्वाभाविक सी बात है 10% वोट तो जय भीम जय मीम कह के हो जाएगा। तो इनका मिशन ये है कि 2047 में सरकार बना लो, सरकार बना लो, जब भाई सरकार बन गई, अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री, उसके बाद तो आप ये जो संविधान है इसको बदलने में क्या चाहिए? एक आपको रेजोल्यूशन लाना है, सीधे डिक्लेयर करना भाई आज से संविधान खत्म, आज से सेक्युलरिज्म खत्म, आपसे इक्वालिटी जस्टिस खत्म, शरिया लागू। फरहान जी। देखिए, मैं अश्विनी जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप मेरे साथ मिलकर एक बात कहिएगा। आपको बहुत भय है अंदर से, आप गुमराह भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप कहिए मेरे साथ कि धर्म की जय हो और अधर्मियों का नाश हो। आपको इस बात को कहने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्मियों का नाश हो, अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म, वो चाहे जो कर रहा हो, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक एको आप अगर इस पर आप सुनिए, अब आपने बोल लिया, मुझे आपने बोल लिया, मुझे बोलने का मौका दिया गया है। बोलिए बोलिए। आपने बोला काफी देर तक। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अश्विनी जी बता रहे हैं कि 25% आबादी हो जाएगी 47 तक, हम कह रहे हैं चलिए ये 25 बता रहे हैं, मैं 10 इसमें और जोड़ दे रहा हूं, 35%। मगर उसके बाद बाकी जो आबादी है वो किसकी है? वो आबादी बढ़ेगी ही नहीं, घट जाएगी। और अगर आपको और सुन लीजिए, और अगर इस पे गंभीरता से विचार करना हो तो एक ऑर्डिनेंस पास करवा दीजिए, एक अध्यादेश देश में लागू करा दीजिए कि भारतवर्ष में कोई भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई। भारतवर्ष में कोई राष्ट्रपति मुसलमान नहीं बनेगा, ये लागू करवाइए ना। आपको अगर 2047 का डर खा रहा है विद्यानाथ जी, तो आप ये दोनों चीजें लागू करा दीजिए। आपका डर खत्म हो जाएगा कि भाई ये अध्यादेश तभी बदल सकता है जब पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी में कहां पहुंच पा रहे हैं? कोई 6 मुसलमान सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। अभी तो 15% में इतना खौफ है। अश्विनी जी आपने पॉइंट की बातें बहुत बताई, मेरी भी पॉइंट समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। अभी तो आप 15% है, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं बनाने कोई हिम्मत अश्विनी जी। वो फरहान कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। संविधान में अश्विनी जी आप कह रहे हैं मदरसा बंद कर दिया जाए। आप ये बताइए, संविधान की धारा अनुच्छेद 29 और 30 आपने लगता पढ़ी नहीं है, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है, आपने जरूर पढ़ी होगी। अनुच्छेद 30 और 29 के तहत किसी भी माइनॉरिटी कल्चर में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। मैंने नहीं पास किया है ये संविधान। अरे तो 15 करोड़ आबादी माइनॉरिटी थोड़ी होती भैया, तहत क्या नाम है, 15 करोड़ आबादी माइनॉरिटी थोड़ी होती है। उसी के तहत 15 करोड़ आबादी माइनॉरिटी नहीं होती। आप ये बताइए, आप 17 करोड़ मुसलमान हैं देश में और 116 करोड़ हिंदू हैं। आपको 15 करोड़ मुसलमानों से इतना डर हो गया कि 2047 में बना लेंगे ये क्या नाम है? नहीं मुस्लिम राष्ट्र। मुसलमानों से डर नहीं है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश कहलाता है। अरे भैया ये आप देखिए पूरी दुनिया में मत टोकिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना अश्विनी जी। आपकी सोच से अश्विनी जी सुन लीजिए। आपने बोला, मैंने बड़ी धैर्य से सुना। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहां से प्रेजेंट टाइम 6 मुस्लिम सांसद हैं, बाकी कौन है ये आपको पता है।
दूसरी चीज, इतना भयभीत मत होइए, धैर्य रखिए। 2024 में जो आपका टारगेट है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस पर आप विचार करिए। क्यों आप जबरदस्ती 47 की बात कर रहे हैं? 47 में गुमराह मत करिए, सीधे पॉइंट पर आइए। 47 नहीं, 24 में आप हिंदू राष्ट्र बनाइए। क्यों नहीं बनाते आप हिंदू राष्ट्र? आपके पास हर चीज तो है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, अब जवाब दे दीजिए। अब वक्त नहीं है फरहान, आपको भी जाना है और अब हमारा भी वक्त खत्म हो रहा है। अश्विनी उपाध्याय, हाँ बता, बोलिए। अच्छा, ठीक सर, ठीक। देखिए विद्यानाथ जी, बहुत हमारे रिजवान भाई बड़े प्यार से कह रहे हैं, मैं सीधे सीधे कहता हूं। फरहान दुनिया हाँ फरहान जी, हाँ फरहान भाई, दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो और वहां पे शांति हो। सीधी बात है, जिन देशों में मदरसा है वहां काफिरों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन देशों में मदरसा है वहां काफिरों को या तो भागना पड़ता है या तो धर्मांतरण करना पड़ता है। नेपाल में शांत वही देश है जहां पे मदरसा नहीं है। जहां शांत वही देश, सुन लीजिए, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। जापान इसलिए शांत है, वहां मदरसा नहीं है। चाइना इसलिए शांत है, वहां मदरसा नहीं है। अमेरिका में कुछ मदरसे खुले, अशांति शुरू हो गई। फ्रांस ने मदरसा खोलने का छूट दिया, गला काटना शुरू हो गया। हिंदू राष्ट्र क्योंकि और वहां पर मदरसे हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों मदरसे हैं। हाँ, ये खुल गए, वही तो कह रहा हूँ। हाल ही में खुले। अभी नेपाल भी खतरे में आ चुका है। एक दो नहीं, जहां मदरसा खुला और वहां पर शांति है। जहां तक आपको बता रहा हूं, मैंने एक देश बता दिया। अरे सुनिए, 17 करोड़ में बता रहा हूँ। पर्शिया में मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे। पर्शिया में केवल 5000 घुसपैठिए गए थे। 100 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, जहां 95% पारसी थे। भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब ये सब में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। मुझसे पूछा जी अश्विनी जी, अब सीधे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे आज के शो को, कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? क्या पीएफआई के जरिए हो रहा है? गजवाए हिंद के लोग कौन से हैं, या फिर जो आतंकी संगठन हैं वो कर रहे हैं? फंडिंग कहां से हो रही है? 2 मिनट में सर। देखिए, अगर आपको जिहाद को रोकना है, भारत को बचाना है, जो पीएफआई का मिशन फेल करना, सबसे पहले जो विशेष दर्जा चल रहा है, विशेष दर्जा बंद करना पड़ेगा। विदेशी फंडिंग करीब 50,000 करोड़ के आसपास इनकी खाड़ी देशों से आ रही हवाला के जरिए, वो विदेशी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। और विशेष स्कूल यानी मदरसा बंद करना पड़ेगा। भारत में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा तुरंत। भारत में घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि आप ये समझ लीजिए, भ्रष्टाचार जितना होता है भाई, 20 लगभग अब्दुल करीम तेलगी का 20,000 करोड़ कहां गया? हसन अली का करीब 25,000 करोड़ कहां गया? मोइन कुरैशी का 20,000 करोड़ कहां गया? जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक इनकी फंडिंग नहीं रुकेगी। फंडिंग नहीं रुकेगी तो जगह जगह मजार, दरगाह, मदरसे, मस्जिद लगातार एकदम तेजी के साथ फैलते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि जनसंख्या जिहाद, फंडिंग और आतंकी संगठन और बाहर के देशों से जो सपोर्ट मिल रहा है, ये एक तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। जो प्लान 2047 का अभी हवा में बातें हो रही थी, जिसके बारे में अश्विनी उपाध्याय बता रहे हैं। हालांकि मोहम्मद फरहान कह रहे हैं कि ये सब ठीक वैसी ही बातें हैं कि कौवा आपका कान काट कर ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो ये खास कार्यक्रम हम इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, और मकसद भी हमारा यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी चलती हैं देश में, जो बातें हवा हवाई होती हैं, लेकिन उन बातों के पीछे की सत्यता क्या है, तथ्य क्या है और जमीन पर उसकी हकीकत क्या है, यह जानना पूरे राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। और राष्ट्र धर्म में हमारा कर्तव्य भी है कि हम आपको उन बातों से अवगत कराएं, वो बातें आप तक पहुंचाएं। नमस्कार।